ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम अपना जो चैप्टर था पहला उसको पढ़ रहे थे। चैप्टर फर्स्ट हमारा व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, उसमें हमने कई चीज़ें जो थी वो पढ़ी थी। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे बेसिकली नेम्स ऑफ द लैंड पढ़ेंगे कि हमारा जो इंडिया है उसको किस किस नाम से जाना जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और प्लस उसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेम्स ऑफ द लैंड। आवर कंट्री इज नोन बाय बोथ वर्ड्स, दैट इज इंडिया एंड भारत। यानी हमारा जो देश है, ठीक है, उसको हम दो नामों से जानते हैं, इंडिया और भारत। ठीक है, तो इसको हम दोनों नामों से बुलाते हैं। इंडिया भी हम अपने देश को कहते हैं और भारत भी हम अपने देश को कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। ठीक है, दो इंडिया जो वर्ड है वो कहाँ से आया है? फ्रॉम द इंडस, जिसको संस्कृत में सिंधु कहा गया। इंडस क्या है? ये एक नदी का नाम है जो कि हमारे यहाँ पर बहती है, और उसी के नाम पर इसको इंडिया जो है वो नाम दिया गया, जिसको संस्कृत के अंदर सिंधु कहते हैं। हिंदी में उस नदी को नाम इंदु या इंडस कहते हैं, और संस्कृत में उसी नदी को सिंधु कहा गया है। The Iranians and the Greeks who come through the northwest about 2500 years ago called it the Hindos or the Indos, and the land is the east of the river was called India। ठीक है, देखिए यहाँ हमारे यहाँ पर पास्ट के अंदर यानी आज से लगभग 2500 साल पहले जो ईरानियन यानी ईरान की तरफ से जो लोग आए थे, इन्होंने हमारे देश को क्या कहा? हिंदोज कहा या इंदोज कहा। क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर इंदु नदी बहती थी और वो उसी तरफ से आए थे, इसीलिए उसी इंदु नदी के नाम पर इन्होंने हमारे देश को हिंदोज या इंदोज नाम दिया। ठीक है, आगे देखिए, द नेम भारत वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड हु आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेद, द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत। ठीक है, भारत जो नाम है वो किसके लिए यूज किया गया है? उन लोगों के लिए यूज किया गया जो नॉर्थ वेस्ट में रहा करते थे, यानी उत्तर पश्चिम के अंदर जो लोग रहा करते थे उनके लिए टर्म यूज किया गया भारत। ठीक है, और ये जो भारत जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है? हमारे ऋग्वेद से। ठीक है, 4 वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ठीक है, इन चारों वेदों में सबसे जो ओल्डेस्ट वेद है वो हमारा ऋग्वेद है। इसी ऋग्वेद से ये जो नाम है भारत वो लिया गया है। ठीक है, और ये लगभग आज से 3500 साल पहले जो था उसको लिखा गया था। ठीक है, ये भारत जो वर्ड है ऋग्वेद के अंदर आज से लगभग 3500 साल पहले यूज किया गया था, और इसी को बाद में हमारे कंट्री के नाम को इसके अंदर रखा गया। ठीक है, तो ये नेम्स ऑफ द लैंड हमने बात करी कि भारत जो है यानी इंडिया जो है उसको हम दोनों नामों से बुलाते हैं, इंडिया और भारत। इसका नाम इंडिया क्यों पड़ा और भारत क्यों पड़ा? इंडिया तो इसको कहा ईरान की तरफ से जो लोग आए थे उन्होंने इसको इंडिया कहा, इंदोस कहा या हिंदोस कहा, बाद में धीरे धीरे ये इंडिया हो गया, और बाद में भारत जो नाम है वो इसका ऋग्वेद से लिया गया है। आगे देखिए, ठीक है, देखिए फाइंड अबाउट द पास्ट की अगर हम बात करें तो हमें मालूम चलता है कि वन वे थ्रू विच वी कैन फाइंड अबाउट आवर पास्ट इज बाय रीडिंग द बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो। यानी सबसे बड़ा जो सोर्स है जिससे हमें हमारे पास्ट के बारे में मालूम चलता है वो ये है कि वो किताबें जो काफ़ी लंबे समय पहले लिखी गई थी उनसे हमें हमारा जो इतिहास है, हमारा जो एक हिस्ट्री है उसके बारे में मालूम चलता है। दीज बुक्स आर कॉल्ड मनुस्क्रिप्ट, दीज बुक्स आर कॉल्ड मनुस्क्रिप्ट्स बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड। ठीक है, ये जो बुक्स होती थी जो कि पुराने लंबे समय पहले लिखी गई थी इनको क्या कहा गया? मनुस्क्रिप्ट कहा गया। ठीक है, मनुस्क्रिप्ट क्यों कहा गया? क्योंकि ये हाथों से लिखी जाती थी। दीज वर रिटन ऑन द पाम लीव्स और ऑन द स्पेशल प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ द ट्री नोन एज द बर्च विच ग्रोज इन द हिमालयाज। ठीक है, ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी इनको कहाँ पर लिखा गया है? या तो जो पेड़ की छाल होती थी, ठीक है, उन पे लिखा जाता था, या फिर इनको लिखा जाता था पाम लीव्स के ऊपर, पाम लीव्स के ऊपर लिखा जाता था। ठीक है, ये जो पाम लीव्स हैं ये बेसिकली मिलती थी आपके जो हिमालय के अंदर जो पेड़ वगैरह हैं वहां पर ये पेड़ जो था वो उगते थे। आगे देखिए, these books deal with all kind of the subjects, religious beliefs and the practices, the lives of the kings, medicines and science, beside there were epics, poems, plays as well। अब ये जो बुक्स थी, जो मैन्युस्क्रिप्ट जो हैं उनके अंदर क्या क्या था? बेसिकली कुछ जो रिलीजियस बिलीफ्स हैं यानी धार्मिक बातें जो हैं वो लिखी गई हैं, धार्मिक नॉलेज जो है, रिलीजियस नॉलेज जो है वो इन मैन्युस्क्रिप्ट्स के अंदर दिया गया है। उसके बाद लाइफ्स ऑफ द किंग यानी राजाओं की जो लाइफ्स होती थी उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, मेडिसिन के बारे में बताया गया है, साइंस के बारे में इन बुक्स के अंदर बताया गया। इसके अलावा और भी कई जो चीज़ें हैं जो सोसाइटी से रिलेटेड थी उनके बारे में इन मैन्युस्क्रिप्ट्स के अंदर बताया गया है। तो ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जो बहुत पहले लिखी गई थी इनके अंदर हम अपने जो पास्ट है उसके बारे में काफ़ी जानकारी जो है वो हमें यहाँ से मिलती है। आगे देखिए, नेक्स्ट आते हैं आपके इंस्क्रिप्शंस। अभी इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? देखिए, इंस्क्रिप्शंस आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल।
इंस्क्रिप्शंस होते हैं वो इंस्क्रिप्ट होते हैं जो कि हार्ड सरफेस पे लिखे गए हों, जैसे किसी मेटल पे लिखे गए हों या किसी पत्थरों पे लिखे गए हों, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि पुराने समय के अंदर आज की तरह कागज़ नहीं होता था, तो ये जो भी लिखावट होती थी या तो पत्थरों पे होती थी या बाग से यानी छालों वगैरह पे लिखी जाती थी या पेड़ों की पत्तियों पर इनको लिखा जाता था। तो उनको हार्ड सरफेस पे जब लिखा जाता तो उनको क्या कहा गया? इंस्क्रिप्शंस कहा गया। In the past, when the kings wanted their orders inscribed so the people could see, read and obey them, they used inscriptions for this purpose. पुराने समय के अंदर राजा महाराजा जो होते थे वो अपने ऑर्डर्स को हार्ड सरफेस पे छपवाते थे, ठीक है, ताकि लोग जो उनको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, और इसी पर्पज से इंस्क्रिप्शंस को वो यूज़ किया करते थे। There are other kinds of inscriptions as well, where men and women, including kings and queens, recorded what they did. For example, records of victories in battle. ऑर्डर्स के अलावा और भी कई सारी चीज़ें होती थी जो कि राजा है या उनकी जो वाइफ्स वगैरह हैं जिनको क्वीन कहा जाता था, वो उन इंस्क्रिप्शंस के ऊपर लिखवाया करती थी। जैसे सबसे फेमस जो चीज़ें लिखी जाती थी वो होती थी उनकी बैटल्स में विक्ट्री, यानी युद्ध के अंदर जो राजाओं की जो विक्ट्रीज होती थी, जो उनकी जीत होती थी, उनको उन इंस्क्रिप्शंस के ऊपर लिखा जाता था। आगे देखिए, नेक्स्ट जो सोर्स है जिससे कि हमें पास्ट के बारे में मालूम चलता है वो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो कि खगोल कह सकते हैं कि हमारे जो पुरातत्व विभाग के लोग होते हैं जो पुरानी चीज़ों को ढूंढते हैं या पुरानी चीज़ों की खुदाई करते हैं, जिससे कि हमें मालूम चलता है कि पुराने समय में यहाँ पर कोई शहर हुआ करता था, ये कोई पुरानी किताब है, पुराने सिक्के हैं, कई सारी चीज़ें जो उनसे हमें मालूम चलती हैं। तो देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट कौन होता है? An archaeologist is a person who studies the remains of the buildings made of stone and brick, paintings and sculptures. आर्कियोलॉजिस्ट कौन होता है? वो होता है आर्कियोलॉजिस्ट जो कि बिल्डिंग्स के रिमेन्स को पढ़े। बिल्डिंग्स का रिमेन्स कहने का मतलब यानी पुरानी कोई बिल्डिंग थी, अब वो खंडर हो गई, ठीक है। पुराने समय की कोई बिल्डिंग थी, कोई महल था, कुछ भी था, वो अब खंडर हो गया, उसके बारे में पता लगाए। दूसरा, स्टोन और ब्रिक के ऊपर कुछ लिखा गया हो या कुछ पुराने अवशेष हों उनको पढ़े। पेंटिंग्स को पढ़े, पुराने समय में जो पेंटिंग्स बनी उनको पढ़े। स्कल्पचर्स यानी मूर्तियों के बारे में जानकारी रखें। तो ऐसे जो लोग हैं उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहा गया। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एग्जीक्यूट टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, पोर्ट, पेन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स, ठीक है। वो उसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं जिनको वो एक्सप्लोर करते हैं, जिनको ढूंढते हैं, जिसके अंदर आपके पुराने हथियार वगैरह हैं, पुराने बर्तन हैं, सिक्के हैं, कॉइन्स वगैरह जो भी हैं, उनके बारे में पता लगाते हैं, उनको आर्कियोलॉजिस्ट हम कहते हैं। They also look for the bones of animals, birds and fish to find out what people ate in the past. इसके अलावा वो पुराने जो एनिमल्स वगैरह उनकी हड्डियों को भी ढूंढते हैं, जिससे कि ये मालूम हो सके कि पुराने जो लोग होते थे, एंशिएंट अर्ली मैन जो होते थे, एंशिएंट पीपल जो थे, वो किस तरीके का मांस वगैरह जो थे वो खाया करते थे। Historians use the word source to refer to the information found from manuscripts, inscription and archaeology. Once sources are found, learning about the past becomes our adventure. So historians and archaeologists are like detectives who use all these sources like clues to find about our past. अब देखिए, जो historians हैं और आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो इन इंस्क्रिप्शंस को, मैन्युस्क्रिप्ट्स को और वो सारे सोर्सेज जिससे कि हमें हमारे पास्ट के बारे में मालूम हो सके, उनको वो यूज़ करते हैं एज ए सोर्स ऑफ पास्ट। यानी एक हमारी हिस्ट्री को जानने के लिए एक सोर्स है, उसको एज ए वो सोर्स इस्तेमाल करते हैं जिससे कि हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में मालूम हो सके। तो ये था आपका आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका जो बचा हुआ टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।